हालिया जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है और मौजूदा हालात में एक बहुत अहम केस सुप्रीम कोर्ट में लग गया है। हम जब बार बार ये कहते हैं कि 2-3 महीने में सूरत हाल तब्दील हो सकती है, जब हम बार बार ये कहते हैं और पीटीआई ये कहती है कि अक्टूबर के बाद जो है वो हुकूमत की काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, तो जाहिर है इसकी बुनियाद जो है वो 2024 के 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसके नताइज का दुरुस्त होना एक एक करके, या ट्राइब्यूनल्स का एक्टिव होना और ट्राइब्यूनल्स में नताइज का आने लगना, ये इम्पैक्ट डालेगा। तो ये केस जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट केस लग गया है, ये क्यों अहम है, इसमें इसको कौन सुन रहा है और मौजूदा सूरत हाल इस पर क्या है, सदीक जान साहब क्यों इंपॉर्टेंट है ये केस? देखिए, ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी केस को रोकने के लिए और इसी केस को बचाने के लिए और इन्हीं सीटों को बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून काल को एक्सटेंशन देना चाहती है। क्योंकि देखें, जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं वो किसने करवाए? वो करवाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, सिकंदर उस्मान राजा साहब ने। उनको सपोर्ट किसने दी? काजी फाइज साहब ने। कैसे? सबसे पहले 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख किसने दी? वो काजी फाइज साहब ने दी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख आई, इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई और साथ ही ये हो गया कि जो आरओज थे ब्यूरोक्रेसी से लिए गए, उनका नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, अली बाकर नजफी साहब ने। उस वक्त ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन आराम से बैठ गया, काजी साहब छुट्टी पे जा रहे थे, बैरून मुल्क जा रहे थे। शाम को मुझे याद है जुमे का दिन था, काजी साहब ने बुलाया इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के और उनकी सरजनिश की और कहा कि अभी के अभी अपील लेके आओ। और 2-3 घंटे तक अंदर कुछ चलता रहा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े रहे थे, हम सोच रहे थे क्या हो रहा है, क्या पक रहा है। बिल्कुल। उसके बाद फिर उसी वक्त और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज ये केस भी लगा दें। बिल्कुल। और फिर रात को मगरिब के बाद उसकी हेयरिंग। बिल्कुल, हेयरिंग हुई। काजी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया, आरओज को बहाल किया। वही ब्यूरोक्रेसी से आरओज, वो आरओज जो करप्ट आरओज थे, जो मुस्लिम लीग नून के लगाए हुए बहुत से आरओज थे, जिनको सिकंदर उस्मान राजा ने जिन हीरों को चुना था, उन आरओज को बहाल किया और अली बाकर नजफी के फैसले को इलेक्शन रोकने की साजिश करार दिया। और उसमें उन्होंने उमैर न्याजी साहब को नोटिस किया और कहा कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करूंगा इनके खिलाफ। और साथ उन्होंने क्या किया कि वो उनके खिलाफ बड़े पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ रिमार्क्स दिए कि ये न्याजी भी उस न्याजी से मुतल्लिका है और इस तरह के रिमार्क्स। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज तक वो केस दोबारा लगाया नहीं है, क्योंकि उसमें पीटीआई ने जो जवाब जमा कराया ना, वो काजी साहब ने एक बार पढ़ा होगा तो एक बार तो चकरा गए होंगे जो उन्होंने फिर उसमें जो जवाब जमा कराए हुए। अच्छा, 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख काजी साहब ने दी, आरओज ब्यूरोक्रेसी से वो काजी साहब ने बहाल किया उनको। लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को काजी साहब ने नहीं दी। जबरी गुमशुदगियां जो हो रही थी उस पर पीटीआई ने बड़ा शोर मचाया, काजी साहब ने वो केस नहीं लगाया। फिर जो पीटीआई के कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, सारा कुछ उस सारे को काजी साहब ने कवर अप किया। फिर इसी तरह से जितना इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इक़दाम थे, 2 नंबर काम थे, सबको काजी साहब ने सपोर्ट किया। अभी 3 सीटें दे दी, अभी 3 सीटें दे दी। फिर 8 फरवरी के बाद आ गए मामलात, पिटिशंस आ गई 8 फरवरी के इंतखाबात पे, वो काजी साहब नहीं लगा रहे, आज तक नहीं लगा रहे। अब मसला ये है कि इन्हीं पिटिशंस के बारे में उन्होंने कहा था अख्तर मिनल्ला साहब ने कि ये इसी बेंच के सामने लगाएं, 13 रुकनी बेंच के सामने। बार बार उन्होंने कहा था, काजी साहब ने नहीं लगाने दिया। फिर आपको याद होगा अख्तर मिनल्ला साहब ने एक फुल कोर्ट हेयरिंग में कहा कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन हमें एक रिकॉर्ड दे, जिसमें इलेक्शन कमीशन हमें रिकॉर्ड ये दे कि 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन के पास कितनी कंप्लेंट्स आई, 8 फरवरी के दिन कितनी आई, 8 फरवरी के बाद कितनी आई, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या किया। तो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर साहब ने ऐसे काजी साहब की तरफ देखा जैसे कोई बच्चों की लड़ाई ना हो और एक बच्चा कहे कि मैं अब्बू को बुला लूंगा और वो अब्बू की तरफ देखने लग जाए, बड़े किसी की तरफ देखने लग जाए कि ये देखे ना, ये मुझे मार रहा है, ये मुझे डांट रहा है, मेरा बच्चा मेरे साथ लड़ रहा है। उन्होंने ऐसे काजी साहब को देखा और काजी साहब ने कहा क्या? उन्होंने कहा जी वो जज साहब ने ये कहा है कि ये डाटा रिकॉर्ड दें। कहा था नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, और काजी साहब ने वहीं पर वो सारा मामला रोक दिया। अब मसला ये हुआ कि इस सारे मामले में काजी साहब जो है ना, वो गारंटी है इस निज़ाम की, इस हुकूमत की, और यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनौला साहब अभी से कहने लगे हैं कि अक्टूबर के बाद कहा जा रहा है कि हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, और ख़ुद से कहानी घड़ रहे हैं कि वो जनाब 8 फरवरी के बाद ये होगा, सॉरी 26 पीटीआई वाले कहते फिर कि साड़ी गल हो गई है। ऐसी बात नहीं है, उन्हें भी पता है कि 26 अक्टूबर के बाद ये होगा कि मंसूर अली शाह साहब आके बैठेंगे। ये सहूलत नून लीग और शरीफ खानदान को मुयसर नहीं होगी जो इस वक्त है। मैं आजकल ये कह रहा हूं कि 26 अक्टूबर और 5 नवंबर के बाद नून लीग हकीकी सियासी यतीमी की तरफ चली जाएगी। हकीकी सियासी यतीमी, काजी साहब का साया सर से उठ जाएगा, जो बाइडन चला जाएगा, ठीक है, चाहे वो खातून सदर आ जाए या ट्रंप आ जाए, कम से कम जो बाइडन नहीं रहेगा, तो नून लीग हकीकी सियासी यतीमी की तरफ चली जाएगी 80 दिन बाद। अब मसला ये है कि काजी साहब जो है वो अभी तक बचा रहे हैं। अब 19 अगस्त को वो केस लग गया जिसमें काजी साहब ने
लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया हुआ है, जिसके तहत मलिक शहजाद साहब के दिए गए नाम के जजेस ने बतौर ट्रिब्यूनल काम शुरू कर दिया था। और काम उन्होंने क्या शुरू किया था? उन्होंने काम ये शुरू किया था कि उन्होंने फॉर्म 45 ओरिजिनल मंगवा लिए थे, जो नून लीग के पास है नहीं। फिर इसी तरह से 2 जजेस इस वक्त नून लीग की डूबती कश्ती को 2 जजेस का सहारा है इस वक्त, काजी फाइसा और आमिर फारूक साहब। आमिर फारूक साहब ने अभी तक इलेक्शन कमीशन का वो फैसला भी मुअत्तल रखा हुआ है जो उन्होंने केस नासर किए थे, लेकिन जहांगीरी साहब को भी काम से रोका हुआ है बतौर ट्रिब्यूनल, वो भी वो फैसला नहीं सुना रहे। 25-26 जुलाई को उन्होंने फैसला महफूज किया और कहा ये फैसला महफूज नहीं है, ये वेट फॉर ऑर्डर है, मैं ऑर्डर जारी करूंगा। और वेट फॉर ऑर्डर उन्होंने कहा 1-2 दिन में आ जाता है। 25-26 जुलाई से लेके आज तक, अब तो उसको भी 1 माह होने वाला है, वो फैसला नहीं सुना रहे। क्यों? जिस दिन वो फैसला सुनाएंगे 2 चीजें होंगी, या अगर वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का केसेस ट्रांसफर करने का फैसला दुरुस्त था तो इंटर कोर्ट अपील में मामला चैलेंज हो जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस उठा के और बाहर फेंकेंगे इनका आमिर फारूक साहब का फैसला। और अगर वो फैसले करते हैं कि गलत था, जहांगीरी साहब काम शुरू कर देंगे तो नून लीग की 3 सीटें उठ जाएंगी। तो आमिर फारूक साहब उसको दबा के बैठे हुए, उसके ऊपर बैठे हुए। अब देखें, इस वक्त काजी साहब के लिए मसला यह है कि एक और जज काजी साहब के साथ छोड़ गया, और वो हैं अकील अब्बासी साहब। अच्छा। जिनको काजी साहब सुप्रीम कोर्ट लाए थे, और काजी साहब को ये था कि ये रेलू कट्टा बंद करेगा। जैसे बलूचिस्तान वाले मेरे साथ बैठे हैं दस्तखती जज, जिनको कहते हैं हमारे दोस्त बिशारत राजा, दस्तखती जज को वो दस्तखत कर देते हैं। काजी साहब को लगा कि ये अकील अब्बासी चाबी वाला खिलौना होगा, जैसे मैं से कहूँगा ये वैसे नाचेगा, मेरे इशारों पे चलेगा, मेरे कहने पे साइन करेगा। उसने कहा नहीं भाई, मैं अपने हलफ के साथ खड़ा हूँ, मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ। पता चला ये 2-1 से फैसला आया, गिनती के नाम पे नून लीग को सीटें देने वाला मामला। अब जरा एक चीज़ देख लेते हैं, अगर मैं आपको जजेस के नाम बताऊँ तो जो काजी साहब के प्रो हैं जज, उनका आपने काउंट करना है, जो आइन के साथ और अपने हलफ के साथ इस वक्त तक खड़े हुए उनके मैं काउंट करता जाऊंगा, ताकि एंड में हम नंबर गेम देख लेते हैं कि इस वक्त फुल कोर्ट में नंबर गेम है क्या। 2 जो बेरोजगारों को रोजगार दिए हुए हैं उनको इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, वो जो हैं, क्योंकि वो मेरा ख्याल है वो तो किसी काउंट में वो फुल कोर्ट बैठेगा तो मेरा ख्याल है उनके ऊपर बहुत एतराज होगा, और अगर वो बैठेंगे तो उनके साथ फिर, लेकिन अगर फुल कोर्ट बैठना पड़ा किसी मामले में तो बैठेंगे तो सही, फिर लाने का मकसद फिर क्या है। चले एंड में 2 फिर ये इधर काजी साहब के प्लेन में डाल के देख लेंगे कि फिर शायद समझ आ जाएगी, इसलिए अब काजी साहब आप काउंट करें जी। इधर हो गए मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब इधर मैं काउंट कर रहा हूँ, याहिया अफरीदी साहब को मैं काउंट कर रहा हूँ, अमीनुद्दीन खान साहब हमारे सराइकी इलाके के, लेकिन आप काउंट करें, आप कोई अल्लाह नसीब करे। अच्छा, मंदो खेल साहब वो आप काउंट करें, 3 हो गए। अच्छा, मोहम्मद अली मदद साहब अब इधर काउंट करता हूँ, आयशा मलिक साहबा डेफिनेटली इधर काउंट होंगी, आइन के साथ, कानून के साथ, अपने हलफ के साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। अतर बिन अल्लाह साहब भी अपने हलफ के साथ खड़े होंगे। हसन नज़र रिजवी साहब को भी 8 जजेस के फैसले में थे, इधर काउंट करूंगा। शायद वही साहब को भी इधर काउंट करूंगा। मुसरत लाली साहब को आप लिखें, वो रिमार्क्स जो मर्जी दें, लेकिन दस्तखत वहाँ पे करती हैं जहाँ काजी साहब कहते हैं। अच्छा, इरफान सादत साहब 8 जजेस में शामिल थे, इसलिए मैं इधर काउंट करूंगा। मलिक शहजाद अपने हलफ के साथ खड़े हैं, मैं इधर काउंट करूंगा। इन्हीं की वजह से काजी साहब ने कहा, वो कह रहे थे बार बार ऑनरेबल हाई कोर्ट, कहते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या होती है, क्योंकि वहां पे मलिक शहजाद बैठे थे ना, तो उन्हें ये भी मसला था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट क्यों कह रहे हैं आप, और आप इलेक्शन कमीशन को क्यों ऑनरेबल नहीं कहते। अच्छा, अकील अब्बासी साहब इधर मैं काउंट करूंगा। शाहिद बिलाल हसन साहब को ना आप काउंट कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं, अभी तक उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज नहीं किया कि वो अपने आइन के साथ हैं, कानून के साथ हैं, हलफ के साथ हैं या नून लीग के साथ हैं। अच्छा, मेरे पास हो गए हैं सर 9 और 2 11, मेरे पास 4 हैं, आपके पास 4 हैं, ठीक है। अब आपके पास 4 हैं तो मसला हो गया, तो 4 और 2 अगर मिला लें आप, ठीक है, तो 11, 4 और ये मसला हो गया। काजी साहब को वो 2 मिला भी लें तो चलें, फुल कोर्ट में नंबर गेम आपने देख लिया। हाँ, नहीं तो मगर अब ये जो 19 अगस्त वाला ये बेंच क्या है? अच्छा, 19 वाला जो बेंच है ना, उसमें तो काजी साहब के पास 3 वोट पूरे हैं। अच्छा। काजी साहब, अमीनुद्दीन साहब और नईम अफगान साहब, मेरे ख्याल यही हैं। उसमें एक अकील अब्बासी साहब हैं और 5वें जज कोई और है, मुझे वो याद नहीं आ रही। और इसमें दरखास्त की और फैसला क्या? हाँ, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मामला ये आया था, इलेक्शन कमीशन लेके आया था कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम, जो बहुत ही शानदार जज हैं, उनको आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। शाहिद करीम साहब ने यह फैसला दिया था कि जो चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने नाम दिए थे वही हतमी नाम है, और 1 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करे बतौर ट्रिब्यूनल, अदरवाइज वो फंक्शनल हो जाएंगे। वो फंक्शनल हो गए, वो फैसला शाहिद करीम साहब का चैलेंज हो गया। काजी साहब ने यहाँ पे एक गेम डाली। काजी साहब ने गेम ये डाली, उन्होंने कहा कि अभी हम केस के मेरिट्स पे नहीं जाते। केस के मेरिट्स क्या थे? मेरिट के ऊपर ये थे कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारा इख्तियार है ट्रिब्यूनल लगाना, और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ये कहता है कि जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन का मतलब यह है कि जो चीफ जस्टिस नाम देगा वो फाइनल होंगे। अब यहां पे काजी साहब ने कहा कि अच्छा अभी हम ना इसके मेरिट्स पे नहीं जाते। काजी साहब ने कहा कि पहले ये खत्तो किताबत आपस में ऐसे करते हैं कि
हम सॉरी मुझे याद है कि उसमें नईम अफगान साहब नहीं, उसमें जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, नहीं नईम अफगान साहब भी हैं, जमाल मंदोखेल भी हैं, नईम अफगान भी हैं, काजी फायसा भी हैं, अमीनुद्दीन खान भी हैं और अकील अब्बासी साहब भी हैं। आप क्लियर हो? 3 जज बलूचिस्तान से हैं। 3 जज बलूचिस्तान से। और बलूचिस्तान वाले आपको पता है इस वक्त जिसके साथ जिस आइन के साथ खड़े हुए हैं उनकी आइन की किताब कोई और है जो नून लीग की शाया करदा है। अच्छा, अब काजी साहब ने कहा कि अभी हम इस पॉइंट पे नहीं जाते कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है या लॉ रिकॉर्ड के चीफ जस्टिस का इख्तियार है, क्योंकि कंसल्टेशन हुई नहीं है, मीनिंगफुल कंसल्टेशन हुई नहीं है। लिहाजा मीनिंगफुल कंसल्टेशन यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा जाएंगे उनके पास, आली नीलम साहबा के पास, और फिर फैसला होगा। अब आली नीलम साहब के पास गए, अब ये 19 को पता चलेगा। पहले ही बताया गया था कि उन्होंने वो नाम बरकरार रखे हैं, कुछ इतलात ये भी नहीं थी कि नहीं 4 उन्होंने अपने मनवा लिए 4। अब अगर ये बात आ गई कि आली नीलम साहबा उन 8 जजेस पे ही खड़ी हैं कि वो ही 8 रहेंगे, 2 चाबी वाले खिलौने अमीर भट्टी ने जो नाम दिए थे और 6 नाम जो आज़ाद मलिक शहजाद ने दिए थे, फिर काजी साहब शायद इस पॉइंट पे चले जाएंगे, चलें इसको तो छोड़े ना, हम लीगल पॉइंट डिसाइड करते हैं। और लीगल पॉइंट में काजी साहब ये डिसाइड करेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन क्योंकि वो पहले भी अभी पिछले केस में भी जिसमें उन्होंने दी हैं सीटें, उसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का आइन इदारा उसका एहतराम होना चाहिए, और कुछ जजेस उनका एहतराम नहीं कर रहे। ठीक है, जिस इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं, जिनकी वजह से लाखों पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ गए हैं, जिस इलेक्शन की वजह से हर दूसरे पाकिस्तानी को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है, जिस 8 फरवरी के इंतखाबात की वजह से हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। और ये बात लिख के रख लें असदुल्ला खान साहब, जिस दिन तक 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल जितना अरसा मर्जी, जब तक इस कुएं में से ये 8 फरवरी के इंतखाबात का कुत्ता नहीं निकालेंगे, जितने मर्जी पानी के डोल निकालेंगे, ये पानी साफ नहीं होगा। पाकिस्तान 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम के बगैर आगे नहीं जा सकता। जब तक ये 8 फरवरी के इंतखाबात रहेंगे तब तक पाकिस्तान और नीचे में जाएगा और तनाज़ुली में जाएगा और ख़राब होगा चीज़ें, और आपका ब्रेन ड्रेन होगा। आपके डॉक्टर छोड़ के जा रहे हैं, इंजीनियर छोड़ के जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग छोड़ के जा रहे हैं। आप जिस गली में जाएं, मोहल्ले में जाएं, एक मकान के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा मकान बराए फरोख्त। आप थोड़ी सी तहकीक करें तो आपको पता चलता है कि ये जो घर बंदा बेच रहा है, इसने अपनी बेटी या बेटे को पाकिस्तान से भेजना है, या कोई बड़ा घर होगा तो पता चलेगा कि ये कोई बड़ा पैसे वाला बंदा था, सब कुछ वाइंड अप पाकिस्तान से करके जा रहा है। ये हालात है मुल्क के अंदर, कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं चाह रहा। आप ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात को डिसाइड किए बगैर आगे नहीं बढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो पीटीआई के मुखालिफ फरीक हैं, PMLN भी उसमें शामिल है, वो तो इस बात में बड़ा खुश हैं कि पीटीआई जितना बेहतर हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं, कोई KP में लड़ रहा है, पंजाब में लड़ रहा है, तो पार्टी तो टूट फूट गई है, कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए उनका पॉइंट हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, अगर तो PTI नाम है इन बाहर के लीडर्स का और रहनुमाओं का, फिर बिल्कुल PTI टूट फूट का शिकार हो रही है। PTI नाम है इमरान खान का, और क्या अवाम में पॉपुलैरिटी कम हो रही है? नहीं, बढ़ रही है। क्या नून लीग डिलीवर करेगी? तस्वुर ही नहीं है डिलीवर करे, सवाल ही पैदा नहीं है। स्ट्रेंथ जो है वो उसके लीडर्स नहीं है, अवाम है। वो तो 8 फरवरी को होता है। सर हम मुझसे ज्यादा किसने ये बात की हुई है कि ये सारे जो बाहर हैं इनमें से 70% कंप्रोमाइज ने, 70% कंप्रोमाइज ने, 70% कंप्रोमाइज नहीं है। ये मामला तय किए बैठे। ये अगर अवाम का दबाव ना हो और अगर हालात जिस नहज पे पहुंच गए ये ना पहुंचे थे तो इमरान खान तो 2 साल अगले बाहर नहीं आना था। इमरान खान ने जो इनकी हालात हैं, PTI के लीडर्स जितने ये कंप्रोमाइज और जितने ये 2 नंबर लोग हैं, तो सर इस वक्त जो है मसला ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि काजी फायसा साहब ने अक्टूबर में जाना है। हाँ जी। अब अगर जाने से पहले वो उस तरह के ट्राइब्यूनल्स ही बनाकर दे जाते हैं जो नून लीग को सूट करते हैं, तो फिर PTI की उम्मीदें तो खत्म हो जाएंगी। आप ये बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसमें मसला ये होगा कि ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के बाद ना हाई कोर्ट में चैलेंज होना है, हाई कोर्ट में चैलेंज होना है, और फिर मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में आने हैं। तो 3 साल गुजर लेकिन हाँ, वो ये बात मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, ये बात आपकी ठीक है, फिर टाइम काफ़ी गुजर जाएगा। लेकिन ये है कि बहरहाल अगर उनका तो मकसद ही है कि लटकाओ इसको, हाँ, अगले इलेक्शन होने तक इसके MNA जो है वो बरकरार रहे। बिल्कुल। और उनको मसला यही है कि अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि नून लीग भी अब ये चाहती होगी कि काजी साहब इसको सुने अपने टाइम में, और इससे पहले कि जो जज काजी साहब के साथ हैं ये भी ना रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बलूचिस्तान वाले जो जज हैं ना, ये भी जब देखेंगे कि काजी साहब का बिल्कुल अब एक्सटेंशन के चांसेस ख़त्म हो गए, तो हो सकता है ये भी जाके और फिर मंसूर अली शाह साहब की गोद में बैठ जाएँ। ठीक है, क्योंकि ये कोई असूली मौक़िफ़ तो इनका लगता नहीं है। ये तो पता नहीं किस बुनियाद पे काजी साहब का साथ दे रहे हैं। शायद इनको ये है कि काजी साहब की एक्सटेंशन हो रही है, और काजी साहब की एक्सटेंशन हो रही है तो फिर हमारी मज़े ही मज़े होंगे, मौजे मौजे होंगे। क्योंकि ये बात तो दुरुस्त है कि अगर काजी साहब की एक्सटेंशन होती है, जुडिशल पैकेज आता है, आईनी तरमीम होती है, तो सुप्रीम कोर्ट में 4 जज तो कन्फर्म बच जाएंगे, कन्फर्म 4 या 5 बच जाएंगे, बाकी को बचे या ना बचे। काजी फायसा साहब डेफिनेटली होंगे, अमीनुद्दीन खान साहब होंगे, जमाल खान मंदोखेल होंगे, नईम अफगान साहब होंगे, मुसरत हिलाली होंगी। ये 5 तो कन्फर्म बच जाएंगे। इनको तो नून लीग रखेगी, और इनको हो सकता है नून लीग उसके बाद कोई ऐसी तरमीम ले आए कि ताहयात ही होंगे, ताहयात होंगे। ये मतलब जब तक इनकी ज़िंदगी है ये जज रहेंगे, क्योंकि नून लीग को पता है
कि काजी साहब, नईम अफगान साहब और अमीनुद्दीन खान साहब जैसे जज जो है ना, वो शायद ही अब पाकिस्तान की कि इनकी क्लोनिंग करके कोई इसी तरह के जो है ना, हाँ कोई वो करेंगे, इनका कोई झूठा छूठा पिलाएंगे, कोई इनके पहलू में बिठाएंगे कुछ लोगों को, शायद उनके ऊपर वो मैं जाते जाते जो है ना वो आपको मगर चीज़ें तो कॉम्प्लिकेट नहीं होने जा रही हो अब। एक तरफ सियासी मारामारी है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीज़ें इस तरह की। अब देखें ना, जैसे शाहिद करीम साहब का जो जजमेंट है, मतलब वो एक आउटस्टैंडिंग जजमेंट है, वो हमने पढ़ी सारी, और बड़ा कोई इबहम नहीं था, बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने चीज़ों को डिसाइड किया। अब काजी फैसल साहब से क्या तवक्को की जा सकती है? मतलब जाहिर है ये, या इस बात का तो इम्कान ही नज़र नहीं आता वो कहें कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, हाई कोर्ट का के जज का इख्तियार है, वो तो कहेंगे इलेक्शन कमीशन का। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बात यह है कि अब ये भी देखना होगा ना कि इस मामले में रिमार्क्स तो बहुत सख्त दे चुके हैं जमाल खान मुंदोखेल साहब। ये भी सरप्राइज़ हो सकता है कि जमाल खान मुंदोखेल साहब, मतलब जब बुरे वक्त आए तो हो सकता है वो हमारे जो दोस्त हैं ना एस्ट्रोलॉजी वाले, वो जिस तरह से बताते हैं कि कोई सितारे जो है ना, तो हो सकता है घर में चला गया, हाँ तो हो सकता है कोई सितारा जो है वो सितारा को घर तब्दील कर ले और पता चले कि जमाल खान मुंदोखेल साहब भी कैसे के साथ छोड़ गए। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया आपका, देखते हैं क्या होता है जी।